नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रिश्वत कांड की। आप सोचकर देखिए कि हमारे यहाँ जिन पर हम विश्वास करते हैं जजेस पर, वो जजेस अगर रिश्वत लेके जजमेंट करने लगे और करते ही हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी आती है जो रिश्वत लेकर जजमेंट करते हैं, ऐसे जजों का क्या किया जाए। मैं महाभारत का एक उदाहरण हमें याद आता है जिसमें युधिष्ठिर और दुर्योधन, इन दोनों से प्रश्न पूछा जाता है योग्यता को लेकर। दुर्योधन से कहा जाता है कि अगर एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र और एक वैश्य के द्वारा एक ही अपराध किया जाए, मतलब एक ही अपराध में ये चारों मिलकर अपराध करें, तो सजा का प्रावधान क्या होगा। दुर्योधन उसका जवाब देता है, कहता है कि ये चारों चूंकि समानता से अपराध कर रहे हैं इसलिए इनको समान सजा मिलनी चाहिए। यही प्रश्न बाद में युधिष्ठिर से पूछा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को छोड़ देना चाहिए, वैश्य को कम सजा देनी चाहिए, क्षत्रिय को ज्यादा और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा देनी चाहिए। इसके जवाब जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा देनी चाहिए, क्षत्रिय को उसके बराबर देनी चाहिए, वैश्य को कम और शूद्र को छोड़ देना चाहिए, तो उसने कहा शूद्र तो केवल कर्मचारी है, वो तो इनके आदेश का पालन कर रहा होगा, वो तो सर्विसमैन है, वो केवल कर्मचारी है, इसलिए उसका कोई दोष नहीं होता। इसको हम कहें आज की तारीख में वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी कि ये उसका दोष है जिसने किया या करवाया। वैश्य के मामले में बात कही तो उन्होंने कहा कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, वो केवल धन को देखता है, इसलिए वो उसको समाज को दिखाने के लिए नहीं है, वो तो केवल सहायक हो सकता है, इसलिए उसको कम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्षत्रिय जो कि राजवंश से आता है, क्षत्रिय जो कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है, देश के प्रशासन की जिम्मेदारी जिसकी है और जिसकी जिम्मेदारी देश को सही रखने की है, उसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए। और ब्राह्मण के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा देश को सही करना, न्यायपालिका में काम करना, अध्ययन अध्यापन करना, शिक्षण करना और देश को तैयार करना, यानी कि लोगों को तैयार करना, उनको शिक्षित करना। जैसी शिक्षा मिलती है वैसा ही वातावरण बनता है और उसके अनुसार देश निर्मित होता है। इसलिए अगर संभव हो तो किसी भी प्रकार के मामले में ब्राह्मण को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है और सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को मिलनी चाहिए ये ब्राह्मण को मिलनी चाहिए। क्षत्रिय अगर शक्ति के मद में भटकता है तो ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी उनके बीच में थी कि वो उनको सही दिशा दिखाता। अगर वो स्वयं उसमें अपराध में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर उसको और तो फिर देश को कोई नहीं बचा सकता। ऐसी परिस्थिति में अगर वो उस डेफिनेशन को हम, जो बड़े व्यवस्था की डेफिनेशन है, उस व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण न्यायाधीश के रूप में काम करता है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायाधीश राजा का सर्वोच्च सलाहकार होता है, वही वकील होता है, वही प्लीड करता है, वही मुकदमा बताता है, वही कानून बताता है और फिर निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ब्राह्मण आज की तारीख में अगर हम जजों की बात करें तो वो उस समय के प्राचीन काल के ब्राह्मणों के इक्विवेलेंट हैं। और जैसा युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में अगर जजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर जजेस रिश्वत कांड में शामिल होते हैं और वो ही अपराधी हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि इनको केवल सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, नौकरी छोड़ने की सजा नहीं, उसके अलावा सजा मिलनी चाहिए और कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि इसकी समदृश्य इसको देखने के बाद पूरे देश को समझ में आए कि उनका रोल क्या है। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस सेशन जज, एडिशनल सेशन जज इजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी, नाम में तो काजी है, उम्र इनकी 55 साल है और इनकी अदालत में एक मुकदमा आया। मुकदमे को समझेंगे। शिकायतकर्ता की पत्नी ने 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट में कंपनी की जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत करी। हाई कोर्ट ने 2016 में स्टे दिया और मामला मार्च 2024 में सिविल सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। सितंबर 2025 में क्लर्क ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और चेंबूर के एक स्टारबक्स कैफे में 12 सितंबर को मीटिंग की। वहां 25 लाख रुपए, जज के क्लर्क ने 25 लाख रुपए की डिमांड की और उसमें कहा जज साहब को 15 लाख रुपए देने और 10 लाख रुपए मुझे देने, मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगा। शिकायतकर्ता ने मान लिया, मना किया, लेकिन क्लर्क ने दबाव डाला। बाद में रकम 15 लाख पर सेटल हुई। जिस दिन 15 लाख की सेटल हुई और पैसा वो सेटल हो गई, उसके बाद 10 तारीख को, 10 नवंबर 2015 को 25 को या उसी समय वो वहां ऑफिस पहुंच गया एसीबी के,
एंटी करप्शन ब्यूरो के। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस शिकायतकर्ता पहुंचा, उसने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे से डिमांड है और ये हमारा तय हुआ है। एसीबी ने उसको कहा तुम्हें रिश्वत देनी चाहिए। वो पैसे जिनमें नोट लगे और वो जो भी व्यवस्था की जाती है, फिल्मों में देखते हैं हम सब, जैसे वो नोटों में कोई केमिकल लगा दिया जाता है और वो नोट वेरिफिकेशन के साथ वहां ट्रैप लगाया गया। 11 तारीख को उस मामले में क्लर्क को फिर से कैफे में मिला गया और क्लर्क को 15 लाख रुपए दिए गए। क्लर्क को जैसे ही 15 लाख रुपए दिए, अब यहां पर क्लर्क को पैसे दिए तो जैसा इन्वॉल्व हैं कि नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्लर्क ने तत्काल जज साहब को फोन किया और फोन करके उन्होंने कहा, इजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी को फोन करके उन्होंने कहा कि रुपया मुझे मिल गया है। जज साहब ने सहमति जताई, बहुत बढ़िया हुआ, ले आइए। 55 साल के जज साहब है। एसीबी चूंकि ट्रैप पर थी, ट्रैप किए हुए थी, फोन भी ट्रैप किए हुए थी, वो सारी रिकॉर्डिंग उनके पास हो गई, उजागर हो गया मामला। एसीबी ने इनके खिलाफ, जज और क्लर्क दोनों के खिलाफ मुकदमा कर दिया और दोनों को मुकदमा करके अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। आगे क्या होगा, चूंकि जज है इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई बिना जिला जज की अनुमति के नहीं हो सकती, जिला जज से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब ही यह मामला हो सकता है। इसलिए अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई होगी लेकिन मुकदमा जरूर फाइल हो गया। अब जजों के रिश्वत के कांड को अगर आप समझेंगे तो खूब समझ में आएगा। 2025 तक, अभी इसी साल की हम बात करें, लगभग 5-6 हाई प्रोफाइल केस दर्ज हुए। हाई प्रोफाइल जज जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए, रिश्वत के मामले में जिनको फांसी की सजा होनी चाहिए, देश को माहौल बिगाड़ने में। यशवंत वर्मा का केस हमने सबने देखा, मार्च 2025 का ही, उनके घर में आग लगने के बाद नकदी के थैले मिले थे जले हुए, हालांकि वो सस्पेंड हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है, उनकी सीबीआई जांच कर रही है और इसके अतिरिक्त, सीबीआई जांच के अतिरिक्त उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड कर दी है और अब पार्लियामेंट ने कमेटी बनाकर सीबीआई और वो सबको मिलाकर अब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हो सकता है अगला सत्र आए तो फिर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाए। इसके अलावा धनंजय निकम सितारा डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज हुआ करते थे महाराष्ट्र में। जनवरी 2025 में 5 लाख रुपए की रिश्वत डिमांड की गई कि हम बेल दे देंगे। एसीबी ने पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज की, हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल देने से मना कर दिया और जज साहब को उनकी सीट से बर्खास्त कर दिया गया है। अक्टूबर 2025 में बर्खास्त कर दिया। क्या रिश्वत मांगने वाले को केवल बर्खास्तगी होनी चाहिए? क्या उसको केवल नौकरी से विरत कर दो यही उसकी सजा है? ऐसा ही मामला इजाजुद्दीन वाला मैंने बताया। इरफान शेख, ये सिविल जज है महाराष्ट्र में, सिविल जज थे महाराष्ट्र में। 2024-25 का मामला है, एनडीपीएस का केस था। नशीली पदार्थ जब्ती हुए थे, उनके दुरुपयोग का भट्टाचार्य, मतलब उनकी अदालत में जमा किया, उसका उन्होंने ही अपना उल्टा सीधा कर लिया। एसीबी में शिकायत दर्ज हुई अक्टूबर 2025 में, जज साहब वो हुए, बर्खास्त हो गए। एक केस अपने ने एसएन शुक्ला का पढ़ा हुआ, पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, उत्तर प्रदेश की। फरवरी 2023 में 2025 तक सीबीआई में केस चला और 2.5 करोड़ रुपया उनकी संपत्ति से अधिक, हालांकि सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है, ट्रायल अभी चल रहा है। 2.5 करोड़ रुपया उनकी जो आमदनी होनी चाहिए उससे 2.5 करोड़। मैं कहता हूं एसएन शुक्ला ही क्यों, मैं तो कहता हूं देश के प्रत्येक जज की आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए और यह जांच किसी एजेंसी को देनी चाहिए कि वो अपने आप सू मोटो उस पर जांच करे। और लोगों को भी ये बात का संज्ञान होना चाहिए कि जज साहब जब नौकरी पर आए थे तब उनके पास क्या क्या अनुमानित आय थी और अब उनके पास क्या है। सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के जजेस को इस दायरे में लेकर आना चाहिए। कोई भी इम्यून नहीं रहना चाहिए, ना सरकार मतलब मंत्रिपरिषद मतलब क्षत्रिय वर्ग और उनके साथ जो ब्राह्मण वर्ग, मैं बात कर रहा हूं पुराने हिसाब से, यानी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, उन सभी को, शिक्षक अगर इन्वॉल्व होता है तो 100% सजा होनी चाहिए। पढ़े लिखे जो देश को दिशा दिखाने का काम करते हैं, सरकार चलाने का काम करते हैं, उनको 100% सजा नहीं, केवल उनको पद से हटाना नहीं, उनको सजा होनी चाहिए। मंगला लोअर कोर्ट का केस था गुजरात का, 2025 में रिश्वत लेते केस सेटलमेंट कर रहे थे, सस्पेंड किया गया। तलूरी पट्टाभिराम
तल्लूरी पट्टाभिराम राव पूर्व सीबीआई के स्पेशल जज थे। मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है आंध्र प्रदेश में, सीबीआई के ही जज थे। 2012 का पुराना मामला था, लेकिन उनको सजा अभी 2025 में, मतलब 5 करोड़ रुपए रिश्वत माइनिंग केस में बेल देने के लिए 5 करोड़ रुपया रिश्वत का मामला है। गिरफ्तारी हुई, सजा हुई। आप सोच लीजिए कि हमारे देश के अंदर 5 करोड़ 7 करोड़ कोई इतने बताता है, कोई उतना बताता है, इतने केस पेंडिंग हैं। लेकिन ये जजेस, मजे की बात इसकी ये सबकी ये है कि मैं ये पट्टाभिराम राव की तो बात ठीक है कि इनको सजा हो गई, लेकिन मोस्टली केसेस में जजेस के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, फाइनली उनको सजा नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो केस के दौरान छूट जाते हैं। यशवंत वर्मा, अगर मैं यशवंत वर्मा की बात करूं, उनको जो रुपया पाया गया, या एस एन शुक्ला की बात करूं, ये जो रुपया इनके पास पाया गया है, क्या इनके खिलाफ महाभियोग लगाकर इनको हटाना ही सलूशन है? धनखड़ साहब तो लगातार चिल्ला रहे थे कि ये नहीं, एफआईआर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो कार्रवाई पद से हटाने की है वो तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपराध है, अपराध का सजा क्या है? मैं समझता हूं इन जजेस को जो इन्होंने अपराध किए हैं, इन अपराधों की सजा क्या, इन अपराधों की सजा क्या दी गई है? मैं समझता हूं इनको सजा भी मिलनी चाहिए, और कानून बनना चाहिए कि जैसे पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय को ज्यादा सजा मिलती थी क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी, और क्षत्रिय को तो यहां तक कहा गया कि वो अगर रणभूमि में जाएगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है कि वो रणभूमि में जाएगा तो वो प्राण देकर भी देश की रक्षा करेगा। ये उसको प्रण लेना है। क्षत्रिय का गहना हमने बताया कि वो प्राण देकर देश की रक्षा करेगा। क्षत्रिय अगर अपराध करने में, अपने ही देश पर अत्याचार करने पर आ जाए तो क्या होगा? वो होगा जो घनानंद के साथ चंद्रगुप्त ने किया था, वो होगा जो राजा को पदच्युत करने के बाद किया जाता है। उसके खिलाफ मुकदमा नहीं, उसको कत्ल किया जाता है। उसको कत्ल कहना ठीक नहीं होगा, उसका वध किया जाता है। तो फिर जिनके ऊपर समाज को, आज मैं अगर इन 4 वर्णों में डिवाइड करूं, तो जो आर्म फोर्सेस हैं, जो 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 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको मैं क्षत्रिय मान सकता हूं। अगर रीशेड्यूल करना पड़े कि भाई वर्ण व्यवस्था को रीशेड्यूल करना है, तो क्षत्रिय मान सकते हैं। पुलिस ही अत्याचार करे तो, पुलिस भ्रष्टाचार करे तो, मिलिट्री खुद कुछ गलत करे, पैरामिलिट्री सर्विसेज अत्याचार करें तो क्षत्रिय है। इसको अपने प्राण देकर भी देश की सुरक्षा करने का प्रावधान है, और यह शुरू से चला आ रहा है, इसलिए इसको भ्रष्टाचार करने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जो मंत्रिपरिषद है, इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण वर्ग से मतलब है जो शिक्षा देने वाला है, शिक्षा लेने वाला है, या फिर जो एडवाइजरी रोल में रहते हैं, या जो देश को दिशा दिखाते हैं, इनको आज हम अगर ब्राह्मण मान लें, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करते हैं, या फिर जो सलाह देने का काम करते हैं, जो शिक्षक वर्ग है, जो देश को आधुनिक साइंटिस्ट वर्ग है, ये एडवोकेट्स हैं या जुडिशियल सर्विसेज हैं, इनको सबको 100% किसी भी छोटे बड़े मामले में सजा मिलनी चाहिए, और सजाए मौत तक मिलनी चाहिए। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सारे देश में जो देश को संभालने वाले लोग हैं, ये लोग फांसी पर सरेआम लटकाए जाएं, तो ही देश में आगे आकर काम करने वाले लोगों को, मुझे लगता है कि प्रेरणा मिलेगी कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं, व्यापारी का व्यापार छीनना ही उसकी सजा होती है। इसलिए व्यापारी को तो यह बात कही जा सकती है कि उसका धन छीन लिया गया, उसको सामान्य जेल कर दी गई, उसका व्यापार बंद कर दिया गया, यह मैं समझ में आता है। बाकी बचता है सर्विस क्लास। अब सर्विस क्लास, भारत में इस समय सर्विस क्लास ही शासन करता है, मतलब शूद्र वर्ग ही शासन करता है। वो कंपटीशन क्वालिफाई करता है, देश की बनी हुई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, केवल वो सर्विसेज करता है, वो केवल अपनी सेवाएं देता है। इसके अलावा उसके पास दिमाग नहीं है। ये दूसरे शब्दों में अगर मैं कह दूं कि वो छोड़ दीजिए, जो सेक्रेटरी वर्ग है, जो पॉलिसी बनाता है, वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा, लेकिन बाकी के जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ शूद्र वर्ग में। तो कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो अधिकारी उसको उसकी नौकरी से पदच्युत करके और बाकी कर देता है। लेकिन होता है उल्टा, जो छोटा कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है उसको तो सजा भेजते हैं, लेकिन जो जुडिशरी का अधिकारी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग हैं, या फिर जो सरकार में बैठे शिक्षक वर्ग है, प्रोफेसर है, ये सब, इनको तो सजा मौत होनी चाहिए। ब्राह्मण वर्ग है, ये छूट जाता है, उसको नौकरी से, जुडिशियल सर्विसेज में उसको नौकरी से हटा दिया, बोले हो गया।
अगर आप भारत को मानने वाले हैं, अगर भारत की व्यवस्था को मानने वाले हैं और वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते, तो मैं समझता हूं वर्ण व्यवस्था को रीशेड्यूल करना चाहिए। रीशेड्यूल से मतलब है कि अब कौन ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों के काम करने वाले लोग थे वो अब कौन है, जो क्षत्रियों के काम करने वाले थे वो अब कौन है, जो शूद्रों के काम करने वाले थे वो अब कौन है, और जो उनके काम करने वाले थे, वैश्य का काम करने वाले थे वो कौन है। और उसके अनुसार फिर से जब मैं कहता हूं कि आपने कानून नया बना दिया, आपने क्रिमिनल लॉज नए बना दिए, क्रिमिनल लॉ नए नहीं बना दिए, उनको रीशेड्यूल किया, मैं कहता हूं उनको हिंदवी व्यवस्था के तहत जो शिवाजी महाराज की हुआ करती थी, जो भारतीय एंशिएंट व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी सजाएं होती थी, वैसा प्रावधान क्यों न बनाया जाए। जितना बड़ा अधिकारी उतनी ज्यादा सजा, जितना बड़ा डिसीजन लेने वाला व्यक्ति उतनी बड़ी सजा, जिसके दम पर देश चलता है उसको सजा भी उतनी ही ज्यादा मिलनी चाहिए, ताकि देश को मैसेज जाए और देश को समझ में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि हम स्वाधीन तो हुए, हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। हमारा तंत्र तो वही चल रहा है जो ईसाइयों ने भारत में स्थापित किया, जो अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया, जो मुसलमानों ने भारत में स्थापित किया। स्वतंत्र है कहां? स्वतंत्र का मतलब है कि आज से 1000 साल पीछे जाइए और गुप्तों के समय पर क्या तंत्र था, आप उसके पीछे जाइए, उस समय क्या तंत्र था, आप चाणक्य के समय पर जाइए, उसके समय क्या तंत्र था। उन तंत्रों के अनुसार ही भारत में नए कानून बनने चाहिए, तभी भारत को हम सही कर सकते हैं। अन्यथा करप्शन नेटवर्किंग में आ चुका है, रग रग में बैठ चुका है। इस करप्शन के बगैर, इस करप्शन को खत्म किए बगैर, इस खून को बाहर निकाले बगैर, नए खून को बनाए बगैर हम भारत को सही नहीं कर सकते। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आज एक ऐसे सुधार की आवश्यकता है जिसको वाकई में सुधार कहा जा सके। भारत में कोई सुधार नहीं होता। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन आया, रिफॉर्म कमीशन आया, क्या किया? सैलरियां कितनी होनी चाहिए, नौकरी कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे काम करेगा, कितनी सुविधाएं होनी चाहिए, कितना वो होना चाहिए, इस पर रिफॉर्म आते हैं भारत में। जुडिशियल रिफॉर्म आया, फर्स्ट जुडिशियल रिफॉर्म, सेकंड जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म इस बात क्या है कि अधिकारियों की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, उनको गाड़ी घोड़ा मिल जाना चाहिए, उनके बंगले अच्छे हो जाने चाहिए, उनको और सुविधाएं हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार है, ये जुडिशियल सुधार है। और अब इस समय ट्रिब्यूनल सुधार की बात चल रही है। 2021 में नया कानून आया, ट्रिब्यूनल सुधार रिफॉर्म। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म में भी यही चल रहा है। अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा कि केंद्र सरकार के पास होगा, अपॉइंटमेंट हम करेंगे कि तुम करोगे, कि जुडिशियल से ज्यादा रहेंगे कि वो ज्यादा रहेंगे। लेकिन हकीकत है जिस काम के लिए वो आए हैं, क्या उनके कैरेक्टर को लेकर कोई सुधार किया गया कि इनका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, इनकी सजाएं इतनी होनी चाहिए, इनको इतना वेतन मिले, लेकिन वेतन के साथ साथ इनकी सजा भी, अगर इनको 3 गुना वेतन, जुडिशियल ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से 3 गुना वेतन ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड कमीशन में कहा, तो 3 गुना ज्यादा सजा क्यों नहीं? अगर छोटे कर्मचारी की उसी ऑफिस में प्यून की सजा 50,000 और अधिकारी की सजा 3 लाख, तो फिर 3 लाख का मतलब यह हो गया कि उसको 6 गुना सजा क्यों नहीं? अगर क्लर्क को, ये जो क्लर्क और जज साहब पकड़े गए हैं, अगर क्लर्क की सैलरी 50,000 रुपए है और जज साहब की 1.5 लाख रुपया है, तो फिर जज को 3 गुना सजा क्यों नहीं? और इसके अलावा उसके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के अनुसार उसको सजा ज्यादा क्यों नहीं? ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन रिफॉर्मों से देश को सही दिशा दिखाई जा सकती है। ये जो रिफॉर्म भारत में आते हैं, ये रिफॉर्म नहीं है, एक्चुअली ये सुविधा रिफॉर्म है कि अधिकारी कितनी सुविधा, चूंकि शूद्र शासन भारत में है, शूद्र शासन भारत में, मतलब मैं कहता हूं तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जो रणवाकुड़े हैं उनका शासन नहीं है, कर्मचारियों का शासन है। सरकार किसी की भी हो, कर्मचारी ही चलाते हैं। अगर शूद्र शासन भारत में है तो यह होना ही होगा। भारत में भारतीय शासन, हिंदू शासन स्थापित करना पड़ेगा, तभी हम भारत को सही दिशा दिखा सकते हैं, तभी हम विश्व गुरु की तरफ ले जा सकते हैं। अन्यथा अंग्रेजों का शासन, जिसमें 1000 करप्शन के छेद हैं और बढ़ गए हैं, हम कभी सुधर नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।